नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके समक्ष दहेज प्रथा पर अपना विचार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे देश में दहेज प्रथा प्राचीन काल से विद्यमान है, लेकिन इधर स्वतंत्रता के बाद से ही दहेज प्रथा को सिर्फ अभिशाप के रूप में विद्यालयों में निबंध का विषय बनाया गया और भी जगह जगह लोगों के द्वारा दहेज विरोधी विचार व्यक्त किए गए। शासन में भी दहेज और लेने को प्रतिबंधित किया गया। हमारे संविधान में भी ऐसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाए गए, लेकिन उसके बाद भी दहेज प्रथा आखिर आज तक बंद क्यों नहीं हो सकी? यह एक ऐसा तथ्य है कि जिसको बिना विचारे नहीं समझा जा सकता है। हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट संकेतित है। मनुस्मृति में तो यह तक कहा गया है कि कन्या के पिता को अपनी कन्या का दान अपनी आय का 10वांश भाग अर्पित करते हुए करना चाहिए। यह भी हमारे शास्त्रों में दर्शित है कि प्राचीन काल में जब कोई कन्या का पिता कन्यादान करता था तो विवाह के अवसर पर वो वर पक्ष को कन्या के साथ एक जोड़ी बैल या सद्य ब्याई हुई बछड़े युक्त गोवत्स युक्त या सवत्सा गाय दान करने का कार्य करता था। यह स्पष्ट कहा गया है कि कन्या को अलंकृत करके एक जोड़ी बैल अथवा दो मुही गाय से तात्पर्य गाय और उसके साथ सद्य जन्मा हुआ बछड़ा दान में दिया जाना चाहिए। इसके पीछे का उद्देश्य समझना जरूरी होगा, क्योंकि यही धरातल है जहां से दहेज प्रथा प्रारंभ हुई। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार थी। गाय और बैल हमारी कृषि व्यवस्था की रीढ़ थे। तो जब वर पक्ष यानी वर को अपनी कन्या के साथ एक जोड़ी बैल कन्या का पिता दान करता था, तो वर के पिता द्वारा चूंकि कृषि योग्य भूमि समर्पित की जाती थी
और कन्या के पिता के द्वारा कन्या के साथ एक जोड़ी बैल समर्पित किया जाता था। इससे उनकी गृहस्थी की गाड़ी आसानी से इसलिए चल पड़ती थी कि उनको गृहस्थ जीवन में प्रवेश के साथ ही इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती थी कि अब मैं अपने परिवार का भरण पोषण आगे किस प्रकार से कर सकूंगा। उसे वर वधू को वर के पिता से भूमि मिल जाती थी कृषि योग्य, और वधू के पक्ष से एक जोड़ी बैल मिल जाता था। अगर एक जोड़ी बैल नहीं, सवत्सा गाय मिल जाती थी, तो गाय भी, क्योंकि वो दूध देती थी, दूध का विक्रय किया जाता था। अपनी आवश्यकता के लिए खान पान में भी उसकी पूर्ति हो जाती थी, और उसके साथ उसके बछड़े आगे चल करके खेती बाड़ी में काम आते थे। तो उसकी खेती की व्यवस्था आसानी से चल पड़ती थी, उसका गृहस्थ जीवन सहजतया निर्वाह को प्राप्त हो जाता था। बस दहेज प्रथा के पीछे का आधार यही है। और हो भी क्यों ना, जैसे किसी माता पिता को पुत्र की प्राप्ति होती है, उसी तरह से पुत्री की भी प्राप्ति होती है। जैसे पुत्र के कारण से पुत्र का पिता किसी की कन्या को पुत्र वधू के रूप में प्राप्त करता है, उसी तरह से अपनी पुत्री को किसी के लिए पुत्र वधू के रूप में समर्पित भी करता है। तो दोनों में माता पिता की भूमिका पीढ़ियों के हिसाब से एक समान ही तो सिद्ध होती है। पुत्र को प्राप्त करना या पुत्री को प्राप्त करना, दोनों में उत्तरदायित्व तो माता पिता का ही सिद्ध होता है। तो अगर माता पिता अपने पुत्र को अपनी अचल संपत्ति दे करके उसके लिए जीवन निर्वाह का मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो पुत्री को चल संपत्ति के रूप में जो कुछ भी सामग्री होती है उसे देकर उसकी भी गृहस्थी की गाड़ी को आगे बढ़ाने में अपना मददगार सिद्ध होते हैं। दहेज प्रथा का प्रचलन धीरे धीरे इसी रूप में हुआ है। और आगे चल करके जिसकी जैसी सामर्थ्य होती थी, प्रसन्नता पूर्वक पहले अपनी बेटी के विवाह में बेटी का पिता, बेटी के माता पिता सहर्ष यथा सामर्थ्य उसको सामग्रियों से समृद्ध करने का कार्य करते थे, द्रव्य से समृद्ध करने का कार्य करते थे, लेकिन वो होता था सामर्थ्य के अनुसार। आगे हमारे समाज में जब लोभ का प्राबल्य हो गया, लोग कन्या के पिता को विवश करके
उसको सब तरह से त्रस्त करके उससे अधिकाधिक धन अर्जित करने का लोभ पाल बैठे। यहीं से दहेज प्रथा अभिशाप के रूप में सिद्ध होने लगी। आज भी अगर बलपूर्वक, दबाव पूर्वक किसी की विवशता का फायदा उठाकर, लाभ उठाकर जो अधिक से अधिक धन उगाही का काम कन्या के पिता से, वधू के पिता से, वर के पिता द्वारा, वर के अभिभावकों द्वारा किया जाता है, वही तो दोषपूर्ण है। अगर इस दोष को हटा दिया जाए तो कौन ऐसा कन्या का पिता है, कौन ऐसा वधू का पिता है जो अपनी कन्या को यथा सामर्थ्य देता नहीं है। अगर कोई संकल्प कर ले कि मैं एक भी पैसा विवाह में कन्या के पिता से नहीं लूंगा, तो वही कन्या के पिता ये कहने लगेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैं अपनी बेटी के निमित्त देना चाहता हूं तो आप क्यों नहीं लेना चाहते। तो इससे सिद्ध है कि जो बलपूर्वक किसी की विवशता का फायदा उठाकर लोभवश कन्या के पिता को विवश करके, मजबूर करके धन उगाही का काम किया जाता है, वर के पिता के द्वारा लोभी आचरण दिखाया जाता है, यही दहेज प्रथा को अभिशाप बनाता है। अन्यथा दहेज प्रथा न कभी अभिशाप थी, न आज है, न आगे रहेगी। और इसीलिए इतना सब होने के बाद भी दहेज प्रथा हमारे समाज में आज भी किसी भी रूप में बंद नहीं है, समाप्त नहीं है। दहेज का लेना देना यथावत जारी है। बस प्रसंग इतना ही है कि जब कोई वर का पिता कन्या, किसी की कन्या को वधू के रूप में प्राप्त करने के लिए बलपूर्वक उसे विवश करके, उस पर दबाव डाल करके, उससे मांग करके कि इतना मैं जब तक नहीं प्राप्त कर लूंगा तब तक इस विवाह को नहीं स्वीकार करूंगा, ये विवाह ही नहीं करूंगा, ऐसा करता है। वही वर का पिता जब कभी आगे चल करके वधू का पिता बन जाता है, यानी अपनी बेटी का विवाह करता है, तो वो दीनहीन, मलिन और बड़ा किंचन बन जाता है। वर का पिता बन करके एकदम खूंखार बाघ नजर आता है, और वधू का पिता बन करके निरीह प्राणी, यानी बकरी जैसा मिमियाता है। ये दोनों स्थिति ही हमारे लिए चिंतनीय होनी चाहिए। और यदि इसकी चिंता करके ये बात समाप्त कर दी जाए कि कुलीन और अपने परिवार के अनुकूल शिक्षा दीक्षा से संपन्न वधू को अपने पुत्र के लिए कोई पिता प्राप्त करने का कार्य बिना मांग किए, बिना कुछ अपेक्षा किए, सरल ढंग से विवाह संपन्न कराने का कार्य करे
तो दहेज प्रथा कभी भी अभिशाप का विषय बनेगी ही नहीं। अन्यथा अभिशाप के रूप में रह करके भी दहेज प्रथा इसी रूप में समाज के लिए चिंता का विषय बनी रहेगी। और एक बात और भी महत्वपूर्ण है, पहले जब परिस्थितियों बस बाल विवाह होने लगा था तो ये कहा जाता था कि कन्या से वर दूं। कन्या जितनी उम्र की होती थी, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष की आयु में जैसे उसका विवाह हो जाता था, तो लगभग जब वो 19-20 वर्ष की आयु प्राप्त करती थी तभी उसका गौना कराया जाता था। तो स्थिति तो उसी तरह की हुई कि एक सम्यक वयस्क आयु प्राप्त कर लेने के बाद ही विवाह होना उस काल में भी सिद्ध होता था, क्योंकि गौना जब होता था तभी विवाह का कार्य पूर्ण माना जाता था। तो गौने की प्रक्रिया ऐतिहासिक परिस्थितियों का नतीजा थी। उस पर मैं अलग से कभी विचार व्यक्त करूंगा कि वो ऐतिहासिक परिस्थितियां क्या थी, लेकिन आज तो मैं समझता हूं कि वयस्क आयु प्राप्त कर लेने के उपरांत ही कोई कन्या का या बेटी का माता पिता, बेटी के माता पिता अपनी बेटी का विवाह करने का कार्य करते हैं और विवाह के साथ ही अपनी बेटी की विदाई भी कर देते हैं। यही हमारे वैदिक काल में था। वैदिक काल में गौना जैसी परंपरा नहीं थी। पूर्ण वयस्क आयु प्राप्त करने पर ही विवाह होता था और विवाह के साथ ही वधू की विदाई हो जाती थी। परिस्थितियां बदली, हमारे समाज को विवश होकर के बाल विवाह जैसे दोषपूर्ण विवाह की शैली पर उतरना पड़ा और वहीं से धीरे धीरे दहेज प्रथा में बलात् लेने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। उसका कारण ये था, और ये आज भी कमोबेश है, कि जिस की बेटी आज 19 वर्ष की, 18 वर्ष की, 20 वर्ष की, 21 वर्ष की, 22 वर्ष की हो जाती है तो उसके लिए वर 22 वर्ष से लेकर 27-28 वर्ष तक की आयु का वर उपयुक्त माना जाता है। उसी क्रम से जैसे सीधे सीधे समझ लीजिए कि अगर 18 वर्ष की किसी की बेटी है तो उसके लिए 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, 23 वर्ष, 24 वर्ष तक या उससे भी कुछ कम समझना चाहिए, वर उपयुक्त माना जाता है। इस उपयुक्तता के कारण वैवाहिक प्रतिस्पर्धा में उस बेटी के लिए
18 वर्ष की बेटी के लिए 19, 20, 21, 22, 23, 24 अधिकतम वर जब ढूंढे जाते हैं, खोजे जाते हैं, तो उस बेटी के लिए इतनी आयु के वर होने की वजह से प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और जिसमें ज्यादा से ज्यादा दहेज की मांग प्रबल हो जाती है। जब वयस्क आयु में विवाह होने लगा है तो लगभग समान उम्र में यदि विवाह की प्रणाली अपना ली जाए, जैसे 18 वर्ष की बेटी के लिए 18 वर्ष या ज्यादा से ज्यादा 18.5 वर्ष, 19 वर्ष का वर चयनित किया जाए और इसी तरह से आगे के लिए एकदम हम उम्र वर वधू जब चयनित किए जाने लगेंगे तो अपने आप जो दहेज में बलात् मांग की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है वो खत्म होने लगेगी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में अनेक आयु के वर जब उस बेटी के योग्य नहीं माने जाएंगे, हम उम्र के वर ही योग्य माने जाएंगे, तो वर की संख्या स्वतः ही प्रतिस्पर्धा में खत्म हो जाएगी, बढ़ेगी ही नहीं। और ऐसा होने पर स्वतः ही लोगों को अपने पुत्र के ब्याह के लाले पड़ने लगेंगे। आज इतने पर जब वयस्क उम्र में विवाह होने लगा है तो वर के माता पिता थोड़ा बहुत अब अपने पुत्र के लिए वधू खोजने लगे हैं, उसकी मांग करने लगे हैं, उसके लिए लोगों को कहने लगे हैं। अगर हम उम्र में यही विवाह होने लगेगा तो वो बिना दहेज लिए लोगों के घर पहुंचकर उस माता पिता की बेटी का हाथ अपने वर के लिए मांगने के लिए लालायित होने लगेंगे और प्रतिस्पर्धा के समाप्त होते ही दहेज प्रथा की जो बलात् मांग है, दहेज प्रथा में जो बलात् मांग है वो स्वतः ही क्षीण होती जाएगी और एक दिन समाप्त हो जाएगी। फिर भी ये विचारने योग्य है कि बस जो बलात् मांगने का सवाल है वो खत्म होना चाहिए। सारे माता पिता जो बेटी के हैं वे बस ये देखते हैं कि मैं उस घर में अपनी बेटी का ब्याह रचाऊं, उस घर में अपनी बेटी का हाथ दूं जिस घर में हमारी बेटी हमेशा सुखी रहे। उसको कुछ करना धरना न पड़े और बस पलंग तोड़ने का काम करे। इसलिए वे ज्यादातर धनाढ्य परिवार जब खोजते हैं तो गरीब परिवार की योग्य बेटी विवाह के लिए चिंता का कारण अपने माता पिता हेतु बन जाती है। अन्यथा ये बात
होनी ही नहीं चाहिए। और हम उम्र इसको बहुत दूरी तक नियंत्रित करने का कार्य स्वतः ही कर देगा। आज तो ज्यादातर कन्या के माता पिता नौकरी पेशा वाला दामाद खोजने लगे हैं और कन्या भी नौकरी पेशे वाला वर चाहने लगी है। इसी तरह से वर के माता पिता नौकरी करने वाली वधू खोजने लगे हैं और उनका पुत्र भी नौकरी करने वाली पत्नी की चाहत रखने लगा है। इसका परिणाम आज ये हो रहा है कि जिनको कहीं नौकरी मिल जा रही है उनका तो विवाह हो रहा है और बड़े शान से हो रहा है। आज खूब बाजे गाजे और खर्चे के साथ हो रहा है और दूसरों के लिए समस्या बनी हुई है। विवाह तो आदर्श रूप में सादगी के साथ वैदिक मंत्रों के आधार पर किया जाना चाहिए और विवाह के लिए जो आदर्श निर्धारित हमारे शास्त्रों में किए गए हैं उनको उनके विवाह मंत्रों और उनके हिंदी में भावार्थ या जहां जो लोक भाषा प्रचलन में है उसके अनुसार बता करके विवाह किया जाना चाहिए और पूरी सादगी बरती जानी चाहिए। अनावश्यक खर्चा दिखाने का कार्य, सड़क पर धन को फेंकने का कार्य न करके जो भी सहजता से अपने वर वधू के भविष्य के लिए देना हो दोनों पक्ष देने का कार्य कर डालें तो हमारी जो विवाह व्यवस्था है वो फिर से सुंदर और प्रभावी होने लगे और दहेज प्रथा अभिशाप न होकर सबके लिए सुखदायिनी प्रथा के रूप में समाज में स्वतः ही सिद्ध होती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। आप सब इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी टिप्पणी बॉक्स में जरूर अंकित